हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम सभी जो है अक्टूबर 2021 की जो क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ रहे थे। उसमें आज ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो था उसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है उनको कवर कर लिया है। तो आज हम जो है अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसके 2 ही पेज हैं, ज़्यादा पेजेस नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए, जल्दी हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आज या कल तक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस उस पर अपलोड कर दूंगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा आप वैसे भी जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट जो हमारा न्यूज़ है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है नासा का वाइपर रोवर चंद्रमा के नोबल क्रेटर पर उतरेगा। तो नाम याद रखिए पहले तो वाइपर, और वाइपर को पढ़ने से पहले हम दूसरा नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टेमिस। और ये नाम आपके लिए अनजान नहीं होना चाहिए। अगर अनजान है तो इसका मतलब आपने वीडियोस को ठीक से नहीं देखा है। आर्टेमिस प्रोग्राम जो है ये नासा का प्रोग्राम है, एक वाइड प्रोग्राम है, एक बड़ा प्रोग्राम है, महत्वाकांक्षी योजना है। क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं इसके अंदर? तो देखिए महत्वाकांक्षा ये है कि पहले तो हम स्टडी करेंगे कि जो 2 ग्रह होते हैं या प्लैनेट्स होते हैं उनके बीच में जो मूवमेंट होता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो इस आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत देखा जाएगा। दूसरा ये जो है चंद्रमा जो है यानी कि आपका जो मून है, वहाँ का जो दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर लाइफ की कितनी संभावनाएं हैं उसको ये जांचेगा, यही कार्यक्रम आर्टेमिस प्रोग्राम। और वहाँ पर जो है 2024 तक जो है एक महिला और एक पुरुष को उतारने का भी कार्यक्रम है, किसका? आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके अलावा जो मार्स है यानी कि मंगल है, वहाँ पर भी जो है ये अपना मिशन जो है वो भेजेगा। तो ये सारे प्रोग्राम किसके अंतर्गत है? आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत है। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछे कि आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा के ऊपर यान भेजना है, तो चंद्रमा के ऊपर यान रोवर भेजना तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई सारे जो है प्रोजेक्ट्स इसके अंतर्गत हैं। तो एक ही स्टेटमेंट सही नहीं होगा, कई सारे स्टेटमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए कि भाई इसके और भी सारे जो हैं वो मिशंस हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताया वो यहाँ पर है। अब देखिए कि इसी आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत नासा ने एक मिशन जो है वो भेजा है जिसका नाम है वाइपर। वाइपर का फुल फॉर्म है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो वाइपर क्या है? एक रोवर है। सवाल पूछ लेंगे वाइपर अभी चर्चाओं में रहा है, ये क्या है? तो वाइपर वो कार का वाइपर तो है नहीं, ये तो वाइपर है। वाइपर क्या है? नासा का एक मिशन है, रोवर है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया है। वहाँ पर ये जो पानी है या बर्फ़ जो है, क्योंकि वो जमा हुआ स्थान है, साउथ वाला जो हिस्सा है चंद्रमा का वो जमा हुआ स्थान है, बर्फ़ वाला स्थान है, तो वहाँ पर वो पानी की खोज के लिए गया है। ठीक है, और जहाँ कहते हैं कि पानी की खोज हो जाएगी तो वहाँ ऐसा लगता है कि भाई ह्यूमन जो है वो भी रह सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आम आदमी तो रहेगा नहीं, तो आम से खास बनना पड़ेगा। तो चांद पे ऐसे आम आदमियों को कौन लेके जाता है? तो ठीक है, तो वाइपर जो मिशन है नाम याद रखिएगा, और नासा के द्वारा इसको भेजा गया है कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और वहाँ पर एक क्रेटर है। ठीक है, क्रेटर है जिसका नाम है नोबल क्रेटर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा नोबल क्रेटर जो है ये कहाँ पर पाया गया है? तो नोबल क्रेटर जो है ये आपके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अंदर है, तो वहाँ पर जो है इसको भेजा जाएगा। फिर नेक्स्ट है हैंसन क्रेटर, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, ये नाम अभी चेंज करके रखा गया है। ये हैंसन क्रेटर जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो डे गेरलाचे और स्वेड्रूप क्रेटर, इन दोनों के बीच में एक जो क्रेटर बना हुआ था, खड्डा जो बना हुआ था, उसका नाम जो है एक अफ्रीकी अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर जो है रखा गया है हैंसन क्रेटर। उन व्यक्ति का नाम था मैथ्यू हैंसन। ठीक है, तो मैथ्यू हैंसन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, क्या? हैंसन क्रेटर। अब देखिए इसमें और क्या है कि नासा ने इस क्षेत्र को अपने आगामी मिशन के लैंडिंग स्थल के रूप में जो है वो चुना है, हैंसन क्रेटर को। ठीक है, और नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नासा के वाइपर को वर्ष 2023 में स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो वाइपर मिशन है ये 2023 के अंदर लॉन्च होगा, और स्पेस एक्स एलन मस्क की जो कंपनी है वहाँ का जो फाल्कन हैवी रॉकेट है उसके माध्यम से इसको जो है अपन लॉन्च करेंगे, मतलब वो लोग लॉन्च करेंगे। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का जो है अन्वेषण यानी कि यहाँ पर जो है रिसर्च करने वाला पहला रोवर होगा। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये आप आगे जो है इसकी चीज़ें देख लेना, ये जो मैंने बताया वो इसके अंदर लिखा हुआ है। और फिर नेक्स्ट है आकाश मिसाइल प्राइम का सफल परीक्षण। अब देखिए आकाश मिसाइल के आगे प्राइम है, अमेजॉन प्राइम। ठीक, तो आकाश मिसाइल तो हमने पहले ही पढ़ रखी है, डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल का सफल परीक्षण कितनी बार हो चुका है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, हवा से हवा में मार करती है, कई बार पढ़ा। तो ये प्राइम मिसाइल में खास क्या है? तो प्राइम नाम लगाया, इसका मतलब कुछ तो खास होगा। तो खास बात यह है कि इसके अंदर जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी से क्या होगा कि ये और सटीकता से यानी प्रिसिशन के साथ में जो है टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेन काम किया है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने 4 आम नागरिकों को अंतरिक्ष पर्यटन के ऊपर भेजा है, यानी कि स्पेस में घुमा के लाए हैं। किनको? 4 नागरिकों को।
कौन? स्पेस एक्स किसकी कंपनी? एलन मस्क की कंपनी, ठीक है। तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत लेके गया है? तो प्रोजेक्ट है इंस्पिरेशन 4। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? इंस्पिरेशन 4। तो इसके बारे में हमने बता ही दिया। अब देखिए 4 सिविलियंस को ये लेकर के गए हैं और इन सिविलियंस में एक व्यक्ति और है जिसका नाम है क्या नाम है? शिफ्ट फॉर पेमेंट्स नाम की जो कंपनी है उसके संस्थापक अरबपति व्यापारी क्या नाम है? जेरेड आइजैकमैन। इन्होंने ये खुद भी गए थे और इनके साथ में 3 अनाम लोग जो हैं वो गए थे, ठीक है। और ये जो है जो पृथ्वी की जो सतह है उससे 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिन तक ये जो है इसने स्पेस एक्स का जो ये रॉकेट है इसने चक्कर लगाया है। किस पे है? देखिए नाम देखिए इसका है ड्रैगन कैप्सूल फाल्कन 9 रॉकेट। इससे जो है ये यहाँ पर गए थे। और कहाँ से इन्होंने जो है इसकी क्या कहते हैं उसको लॉन्च हुआ है ये? तो लॉन्च हुआ था ये अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है ये लॉन्च किया गया था। तो ये 3 चीज़ें अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है रक्षा प्रौद्योगिकी। स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना ही था। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे पहली है अपनी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM मिसाइल, MRSAM या MRSAM मिसाइल, ठीक है। तो अब इसकी खास बात क्या है, उसमें क्या पढ़ें? तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए MRSAM के बारे में है कि एक उन्नत नेटवर्क केंद्रित वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है। वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली लड़ाकू विमान, यूएवी होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना। फिर है हेलीकॉप्टर, निर्देशित और बिना निर्देशित युद्ध सामग्री, सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों आदि सहित खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ जमीनी संपत्तियों को एक स्थान विशेष पर और क्षेत्र विशेष पर वायु रक्षा जो है वो प्रदान करती है, ठीक है। वायु रक्षा ये प्रदान करने का कार्य करेगी MRSAM। इसको डेवलप किसने किया है? तो देखिए जितने भी हमारे यहाँ पर डिफेंस का काम होता है वो DRDO करता है और जितना भी स्पेस का काम होता है वो इसरो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो MRSAM जो है ये भारतीय उद्योग के सहयोग से, जिसमें MSME सहित जितने भी कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं उनके सहयोग से, प्लस DRDO और इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, उनके द्वारा जो है इसको जो है वो डेवलप किया गया है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि आपसे कह दें कि MRSAM जो है ये मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई है, ठीक है। मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है, यानी कि पूरी तरीके से स्वदेशी है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, DRDO और जो भारत के कई जो निजी संगठन है और MSME जो है उसके सहयोग से इसको डेवलप किया गया है और ये जो है वायु सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है किसी NH पर उपलब्ध कराई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान की जो NH है, नेशनल हाईवे, जिसका नाम है NH 925A। क्या नाम है? NH 925A। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। बाड़मेर में जगह का नाम क्या है? तो नाम है सट्टा गंधव खंड। क्या नाम है, वाह, ठीक है। तो जो है बाड़मेर का जो NH है वहाँ पर इसको डेवलप किया गया है और ये ऐसी पहली हवाई पट्टी है जिसको उपलब्ध कराया गया है, मतलब राजमार्ग है, जहाँ पर जो है आपको आपात लैंडिंग जो कहते हैं ना, इमरजेंसी लैंडिंग सर्विसेज जो है वो उपलब्ध इसमें करवाई जाएगी, ठीक है। एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस ऑन द ELF, ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और इसमें जो है भारतीय वायुसेना के विमानों को आपात लैंडिंग के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल, पहली बार है जो किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो निर्माण है वो मैसर्स GHV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की देखरेख में जो है वो किया गया है। बस इसमें यही काम की बात थी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका जो सट्टा गंधव खंड जो है बाड़मेर का, ये जो है भारतमाला परियोजना के तहत जो है ये एक इसका मतलब भारतमाला परियोजना का जो है एक पार्ट रहा है और यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो बाड़मेर और जालोर है उनके गाँवों के बीच जो है वो संपर्क सुधारने में जो है वो एक संपर्क सुधारने का कार्य जो है वो करेगी। फिर देखिए अर्जुन टैंक जो है उसकी आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया है। जो हमारा डिफेंस मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने 118 अर्जुन टैंक, तो अर्जुन टैंक नाम से पता चलता है, अर्जुन टैंक जो है उसका ऑर्डर जो है वो दिया है। किसको दिया है? तो स्पेन से ये जो है हम लेंगे तो फ्रांस नहीं करना है, स्पेन से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है? स्पेन से।
तो देखिए रक्षा मंत्रालय जो है उसने 7,000 करोड़ का ये आपूर्ति आदेश भारी वाहन कारखाने जो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है हमारी चेन्नई में, उसको मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है वो जारी किया है। अर्जुन MK-1A के बारे में क्या है, तो ये देखिए DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं के साथ जो है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च, ओह सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, ये मैं नीचे वाले को ऊपर इसमें कर दिया है। तो ये जो अर्जुन टैंक जो है ये स्पेन से हम नहीं ले रहे हैं, ये जो नीचे हमारे एक दूसरे परिवहन के लिए जो विमान आएंगे वो हम जो है स्पेन से लेंगे, ये नहीं है, मैं थोड़ा जो है गलत बोल गई हूँ यहाँ पे। तो रक्षा मंत्रालय ने जो है 118 युद्धक जो टैंक होते हैं अर्जुन टैंक जो है इसकी आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। किसको दिया है, तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो है चेन्नई की उसको ये दिया है, और ये मेक इन इंडिया के तहत जो है वो इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेन मत याद कर लीजिएगा, गलती से बोल दिया मैंने, वो स्पेन यहाँ पर है। ठीक है, नीचे है। फिर है हाँ, तो ये जो MBT अर्जुन MK-1A है इसको 2 वर्ष के भीतर DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं के साथ कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो है वो विकसित किया जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा को देखिए, तो MK-1 है ये वेरिएंट जो है ये रात और दिन दोनों के टाइम जो है लक्ष्य पर सटीक वार करने की जो क्षमता है वो इसके अंदर होगी। गतिशीलता बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो टैंक होते हैं टैंक में सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है कि कितना ज़्यादा मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह कितना स्मूथली जो है ये जा सकता है, तो गतिशीलता जो है वो इसकी अधिक होगी। ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो अर्जुन MK-1 के बारे में थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है जो डिफेंस मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने 56C-295 MW परिवहन विमान, क्या नाम है, यहाँ नाम देखिए यहाँ पर 56C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उसका जो है उसके अधिग्रहण के लिए मैसर्स एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ में एक अनुबंध किया है। किसके साथ में, स्पेन की कंपनी है जिसका नाम है मैसर्स एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस। मैसर्स एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन की कंपनी है, उसके साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो ये वहाँ से हम लेंगे, क्या है 56C-295 MW परिवहन विमान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले एयरक्राफ्ट को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये जो है हमने स्पेन से लिए हैं। इसके अनुसार ये जो अनुबंध है तो फ्लाई अवे स्थिति में 16 विमानों की डिलीवरी जो है वो अभी की जाएगी। अब कितने विमानों की है वो छोड़िए, लिए किससे हैं इतना ध्यान रह जाए, बहुत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। हमारा स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी खत्म हो गया है, अब हम आर्थिक परिदृश्य पढ़ेंगे। देखिए आर्थिक परिदृश्य के अंदर पहली न्यूज़ क्या है कि निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की यानी जिसको अपन बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम, उसका जो है शुभारंभ किया है। सिंगल विंडो सिस्टम आप लोगों के लिए नया नहीं होगा, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी एक फील्ड से रिलेटेड, उन सभी के जितने भी नॉर्म्स वगैरह होते हैं वो एक ही जगह अगर प्रोवाइड करा दिए जाएँ कि भाई अगर आपको यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वहाँ से आपको ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है तो वो भी आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आपको वहाँ की पंचायत समिति है वहाँ से अगर कोई क्लियरेंस लेना है तो वहाँ के लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन वहीं आपको बता देंगे ये फॉर्म फिल करना है। तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती है उसको अगर एक ही जगह प्रोवाइड किया जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है जो हमारा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हमारे हैं पीयूष गोयल, उन्होंने निवेशकों और व्यवसायों के लिए जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए इसका शुभारंभ अभी किया है, 22 सितंबर को किया है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो भी आपके यहाँ देखिए कि इसकी विशेषताएं क्या है कि ये जो पोर्टल है 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में अनुमोदन जो है वो होस्ट करता है। तो अगर आपसे कहे कि पूरे भारत के राज्यों में है तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ राज्यों जैसे 5 राज्य यहाँ पर दे रखा है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ राज्यों के अंतर्गत ही जो है इसके विभागों को जो है वो इसके अंदर अभी जोड़ा गया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसके डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मंत्रालय और राज्यों में अनुमोदनों और पंजीकरण से संबंधित प्रश्नों को लागू करने, ट्रैक करने और उनका उत्तर देने के लिए एकल ऑनलाइन इंटरफेस भी जो है ये उपलब्ध करवाता है। तो ये हो गया इसका KYC का मतलब यहाँ क्या है, नो योर अप्रूवल। ठीक है, वैसे तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यहाँ मीनिंग क्या है, नो योर अप्रूवल, कि आपको कितने जगह से जो है अप्रूवल इसके अंदर मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल है कृषि प्रोत्साहन हेतु जो है कृषि मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ जो है वो 5 समझौते किए हैं। तो देखिए किसान जो होते हैं, किसान के लिए अभी हमने पहले भी पढ़ा था राष्ट्रीय परिदृश्य में कि एक जो है अलग से आइडेंटिटी कार्ड 12 डिजिट्स का जो है उनके लिए जारी किया जाएगा ताकि उनको विभिन्न जो भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ जो है वो इजीली प्रोवाइड किया जा सके, लीकेजेस को कम किया जा सके।
उसी प्रकार जो कृषि है, कृषि के अंदर जो कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए जो है, जो 5 प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके साथ में कुछ MOUs जो हैं वो साइन किए जाएंगे, कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जाएंगे। और ये जो है डिजिटल कृषि जो है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, उसका ये एक हिस्सा है। इसमें ये लोग करेंगे क्या कि ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हाँ, ये पायलट परियोजनाएं डिजिटल कृषि मिशन का जो है वो हिस्सा है और राष्ट्रीय किसान डेटाबेस पर आधारित है, जिसमें पहले से ही मौजूद राष्ट्रीय योजनाओं का उपयोग करने वाले 5.5 करोड़ किसान जो है वो शामिल है। ठीक है, इसका लाभ क्या होगा कि इन पायलट परियोजनाओं के आधार पर किसान सोच समझकर ये निर्णय लेने में सक्षम होगा कि कौन सी किस्म के बीज उपयोग करने चाहिए, किससे ज़्यादा उसको उपज अधिक होगी, मतलब उसको निर्णय लेने में और भंडारण करने में जो है इससे सुविधा होगी। तो 5 कंपनियाँ कौन सी हैं जिसके साथ में MOU साइन किया गया है? नाम थोड़ा सा देख लेते हैं, याद मत कीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। सिस्को निजांकार्ट, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, ITC लिमिटेड और NCTX ई मार्केट्स लिमिटेड। तो ये 5 कंपनियां हैं जिसके साथ में जो है अनुबंध जो है वो यानी MOU जो है वो किया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, दूरसंचार विभाग ने शुरू किए दूरसंचार सुधार, KYC यानी नो योर कस्टमर। आपको पता है दूरसंचार विभाग जो हम नए मोबाइल कनेक्शन लेते हैं तो उसमें जो KYC की प्रक्रिया होती है उसको फिर से जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसमें नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार पर आधारित KYC प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है और स्व KYC यानी कि सेल्फ जो हम KYC करते हैं उसको भी शुरू किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें किया गया है। फिर है प्रीपेड और पोस्टपेड में मोबाइल अथवा उसके विपरीत कनेक्शन का OTP आधारित रूपांतरण जो है वो भी किया गया है, यानी कि अगर आपको चेंज करना है तो आप OTP के माध्यम से जो है उसको चेंज कर सकते हैं। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट हमारा है एशिया की पहली फ्लाइंग हाइब्रिड कार। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एशिया की पहली फ्लाइंग हाइब्रिड कार। ये तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो देखिए एशिया की पहली जो है पूरे एशिया की है, ठीक है, भारत की नहीं। तो केंद्रीय जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने जो है इसके एशिया की पहली हाइब्रिड जो कार है इसकी अवधारणा का मॉडल जो है उसका अनावरण किया, इनॉग्रेट किया, उसको दिखाया है लोगों को। तो देखिए इसको तैयार किसने किया है? तो इसको तैयार किया है, इस हाइब्रिड फ्लाइंग कार का प्रोटोटाइप भारतीय मूल की कंपनी विनाटा एरो मोबिलिटी उसने तैयार किया है। इसके एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार बनने की उम्मीद है। ठीक है, फ्लाइंग कार का मतलब क्या है? ज़मीन पे भी चलेगी और आसमान में भी चलेगी। और इसमें क्या है कि देखिए ज़मीन पर चलने के साथ हवा में भी उड़ने वाली इन कारों का उपयोग लोगों, माल और चिकित्सा आपात स्थिति के लिए भी किया जाएगा। और कुछ स्पेसिफिक बातें हैं क्या इसकी, तो देख लेते हैं। ये जैव ईंधन का प्रयोग करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कार्य करेगी, ये तो नॉर्मल चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। 1300 किलोग्राम के अधिकतम वजन को ढोने में सक्षम है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ 60 मिनट तक जो है ये दौड़ सकती है। और यह कार 100 किलोमीटर की सीमा तक यात्रा करने और 3000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने की आवश्यकता के बिना भी अपनी यात्रा में सक्षम हो सकते हैं। तो इसकी थोड़ी फोटो देखते हैं अपन कैसी है ये कार। तो देखिए यहाँ पर आपको ये कार का जो है मॉडल दिखाई दे रहा होगा। तो इस कार को ख़रीदना है अपने को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो टेस्ला नहीं लेनी है अपने तो हाइब्रिड कार जो है वो लेनी है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है इसको नहीं पढ़ेंगे, ये अग्रिम अनुमान है कुछ फसलों का, इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम क्षेत्र में सुधार जो है उनको जो है वो मंजूरी दी है। टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या सुधार किए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल ने 9 ढांचागत सुधार, 5 प्रक्रिया सुधार और टेलीकॉम कंपनियों की पूंजी की तरलता संबंधी आवश्यकताओं के लिए राहत उपायों को जो है वो मंजूरी दी है। तो कई सारी इसमें टेक्निकल चीज़ें आएंगी, आप घबराना मत, एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई है। तो देखिए गैर टेलीकॉम राजस्व को और जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो परिभाषा है उस की परिभाषा से भावी आधार पर जो है वो बाहर रखा गया है। ठीक है, तो गैर टेलीकॉम राजस्व को जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा है उससे बाहर रखा गया है। जो लाइसेंस शुल्क होता है और अन्य समान करारोपण के एवज में बैंक गारंटी आवश्यकताओं में 80% की जो है वो कमी की गई है। तो इस प्रकार की जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर देखेंगे कि भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष जो है वो कर दी गई है। 100% FDI की अनुमति जो है आपको टेलीकॉम सेक्टर में जो है वो दे दी गई है। वायरलेस उपकरण के आयात के लिए 1953 के कस्टम नोटिफिकेशन के तहत लाइसेंस की कठिन जो आवश्यकताएं हैं उनको हटा दिया गया है। सेल्फ KYC की अनुमति दी गई है। नए कस्टमर बनाए जाने के समय भरे जाने वाले फॉर्म को डेटा के डिजिटल स्टोरेज में जो है वो बदला जाएगा।
भविष्य की नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क जो है वो नहीं होगा। तो ये सारी जो है टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा अगर आपको ध्यान में रह जाए तो अच्छा है, नहीं जो है रहे तो याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत इसमें है नहीं। फिर नेक्स्ट है ऑटो उद्योग और ड्रोन उद्योग के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जो है उसको मंजूरी दी गई है। पहली चीज़ तो ये समझेंगे PLI क्या है। तो देखिए हमारी जो सरकार है उसने कहा है कि भाई जितने भी हमारे इंपोर्ट होते हैं, जितने भी हम आयात करते हैं, अगर उनको कम करना है तो हमें भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक उद्योग हैं, जिसको क्या कहेंगे, गृह उद्योग जो हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है कुछ ना कुछ इंसेंटिव या सब्सिडीज़ टाइप जो है वो दी जाएगी, ताकि वो अपना उत्पादन जो है और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो अभी यहाँ पर ऑटो उद्योग और ड्रोन उद्योग को जो है इसके अंदर जोड़ा गया है। इससे पहले कई उद्योगों को पहले और जोड़ दिया गया है। जैसे मार्च 2020 में इस स्कीम को निकाला गया था, तो कई सारे उद्योगों को जोड़ दिया गया है। जैसे स्टील को जोड़ा गया है, उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जोड़ा गया है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ पहले से ही जुड़ चुकी हैं। अभी इसमें ड्रोन उद्योग और जो ऑटो उद्योग होता है उसको भी इसके अंदर जो है वो जोड़ा गया है। तो 15 सितंबर को इसकी मंजूरी मिली है और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत है उसके अनुरूप इसमें 26,000 करोड़ का बजटीय परिव्यय जो है वो इसके अंदर किया जाएगा। इस योजना के दो घटक हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट है? पहला है चैंपियन OEM इंसेंटिव और दूसरा है चैंपियन कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम। ये दो स्कीम जो है वो इसी के अंतर्गत आती हैं। अब इसके लिए जो है 42,000 लगभग जो है करोड़ रुपए जो है वो इसके अंदर निवेश किया जाएगा और इसमें रोज़गार वगैरह भी बढ़ाए जाएंगे, कई सारी चीज़ें होंगी। तो अब देखिए जो है मतलब ये ऑटो के लिए था, ये मैंने जो बताया आपको, ये ऑटो उद्योग ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए था। और जो नेक्स्ट है वो ड्रोन उद्योग के लिए है। तो इसके अंदर भी जो है आपको जो है ड्रोन और ड्रोन घटक उद्योग के लिए PLI 3 साल की अवधि में 5,000 करोड़ के निवेश को बढ़ावा देगा और 1,500 करोड़ की योग्य बिक्री में वृद्धि करेगा और लगभग 10,000 नौकरियों का जो है अतिरिक्त रोजगार जो है वो इसके अंदर दिया जाएगा। तो इतना याद नहीं रखना है आपको तो ये पता होना चाहिए PLI जो अभी नई जारी की गई है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ड्रोन उद्योग के ऊपर जो है उसको जारी किया गया है। क्योंकि इतने सारे जो आंकड़े हैं वो याद करना पॉसिबल नहीं है, PLI के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इसका मेन उद्देश्य वो क्या है कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम करने के लिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए, ठीक है। फिर जो है तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ड्रोन और ड्रोन के जो घटक हैं, ड्रोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें PLI योजना के तहत जो है 120 करोड़ जो है 120 करोड़ की राशि अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए जो है वो घोषित की गई है। और सरकार ने वार्षिक बिक्री कारोबार के संदर्भ में MSME और स्टार्टअप्स के लिए पात्रता मानदंड को नाम मात्र के स्तर पर ड्रोन के लिए 2 करोड़ और ड्रोन घटकों के लिए 50 लाख पर जो है वो रखा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें रीड आउट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है आपके लिए बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धमाकेदार है इसका मतलब कि आपके मेंस RS मेंस में क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने पेपर आउट कर दिया आज, तो ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे थे। तो ये जो है मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको पढ़ना है। देखिए DME क्या है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है, अच्छा देखिए मैं जो ऐसी बीच में बात बोलते हैं आप इसको पकड़ के कहीं ये मत लिख देगा, जैसे मेरे को एक बार किसी ने लिखा था इसको पढ़ा करके आप तो IAS बना देंगे। मैंने कहा वाह, अब यही था कि IAS मैं ही बना दूंगी तो आप ये मत लिख देगा आपने बता दिया, पेपर आउट कर दिया आपने कहीं से पेपर लेकर तो नहीं आया, ऐसा कुछ मत बोल देना भाई। मैंने तो ऐसे ही कहा है कि DME जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट योजना है, ये आपको जो है राजस्थान से रिलेटेड है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके ऊपर क्योंकि कई सारे इसमें चीज़ें कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो मेंस के अंदर इसमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रीलिम्स में आ जाए तो और भी अच्छा है क्योंकि हम दोनों के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए DME जो है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। तो कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा? तो दिल्ली यानी जो हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है दिल्ली, इसको जोड़ेगा किससे? बॉम्बे से जोड़ेगा, ठीक है। मुंबई से जोड़ेगा जो हमारी आर्थिक यानी इकोनॉमिक कैपिटल है, ठीक है। जोड़ेगा इसका मतलब क्या होगा? जोड़ने से क्या होता है? जोड़ने से ये होता है कि जो दूरी होती है वो कम हो जाती है। तो कितनी कम हो जाएगी? तो देखिए 24 घंटे का समय लगता था पहले वहाँ से दिल्ली से मुंबई आने में, ये समय घट करके जो है वो 12 घंटे का हो जाएगा। यानी कि जो किलोमीटर्स है वो कितने कम हो गए? 130 किलोमीटर की जो है वो रास्ते के अंदर डिस्टेंस के अंदर कमी आ गई है इसके बनने से, ठीक है। अभी तो ये पूरा नहीं हुआ है, ये 2023 तक जो है वो पूरा होगा, ठीक है। अभी तो इसका कुछ पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है
ये 98,000 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर जो है वो व्यय किए जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर होगा। और इसकी जो ये मंत्रियों के नाम तो आपको पता ही होंगे। अब देखिए ये 6 राज्यों से गुजरेगा। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले 6 राज्य देखेंगे। तो 6 राज्य हैं अपना दिल्ली, जहाँ से शुरू हुआ है, और अंत कहाँ पर हो रहा है? मुंबई। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब बीच के राज्य याद कर लीजिए, दिल्ली के पास में फिर हरियाणा, फिर जो है गुजरात, फिर है मध्य प्रदेश, और फिर है गुजरात। तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर महाराष्ट्र। यूपी नहीं है, कहीं यूपी मत कर देना, अब ये स्टेटमेंट में आ जाए यूपी, तो यूपी नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई किधर है? तो सबसे ज़्यादा लंबाई मेरे को किधर दिख रही है? गुजरात के अंदर दिख रही है, 423 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान से कितनी है? 374 किलोमीटर। सबसे कम दिल्ली में 9 किलोमीटर, और महाराष्ट्र जहाँ तक ये पहुँचेगा तो वहाँ 171 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सा अपने को इसका लंबाई जो है उसको भी ध्यान में रखना है कि लंबाई सबसे ज़्यादा किधर से ये गुजरने वाला है, ठीक है। तो अब जो है कुछ एयरपोर्ट्स को और कुछ जगहों को ये जोड़ेगा, और कुछ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो है ना, वहाँ से भी इसमें सुरंग के माध्यम से जो है वो टनल के माध्यम से आपको कॉरिडोर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनको भी ख़राब नहीं किया जाएगा। अब देखिए राजस्थान के कुछ जगह हैं जहाँ से ये गुजरेगा, तो पहले उसको देख लें। तो राजस्थान में आप देखिए जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, किशनगढ़ और अजमेर तो वहीं है। कोटा, तो कोटा में आया, तो कोटा के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स है अपनी, तो वहाँ से। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, तो देखिए उदयपुर तक तो हम हैं ही, और उसके बाद में ये मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में जो है ये सुधार लाएगा। तो अपने राजस्थान की याद कर लेना आप कि राजस्थान के कौन कौन से हैं। तो जयपुर तो है ही, अजमेर, किशनगढ़ है, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर जो है यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र जो है शहरी केंद्रों को दिल्ली, फरीदाबाद, सोहना खंड के गलियारे यानी कॉरिडोर के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट और मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को एक छोटे संपर्क मार्ग से के जरिए जो है वो जोड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, लंबाई का मैंने बता दिया। और ये तो बकवास बातें हैं कि CO2 कम हो जाएगी, ये तो पता ही है अपने को। फिर देखिए DME में जो है 3 वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 5 हवाई पुल ओवरपास होंगे, जिनके संयुक्त लंबाई 7 किलोमीटर है, और ये वन्यजीवों के निर्बाध आवागमन के लिए जो है वो समर्पित रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई जानवरों के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम जो है कोई भी वहाँ पर इस तरीके का नहीं करेंगे कि भाई उनका एरिया हम कवर कर लें। उनको भी मतलब कहते हैं ना ओवरपास या ब्रिज वगैरह बना करके उनको छेड़ा नहीं जाएगा, और हम अपने लिए कनेक्टिविटी का काम भी हो जाएगा। अब देखिए ये जो एक्सप्रेसवे है एशिया में पहला और दुनिया में दूसरा है जिसमें वन्य जीवों की अप्रतिबंधित आवाजाही की सुविधा के लिए पशु हवाई पुल ओवरपास की सुविधा भी जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा ओवरपास करके बना दिया जाएगा, और इसमें 8 लेन सुरंगें भी जो है वो शामिल होंगी। तो इसमें से पहली मुकुंदरा अभयारण्य जो हमारे कोटा के अंदर है, इसके माध्यम से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में लुप्त प्राय जीवों को संकट में डाले बिना, और दूसरी जो है माथेरान पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जो इको सेंसिटिव जोन है, उसमें 4 किलोमीटर लंबी और 8 लेन टनल जो है वो यहाँ से गुजरेगी। यानी टनल बना देंगे और उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए इसका कुछ पोर्शन जो है अभी जो है मार्च 2022 में यातायात के लिए खोल देंगे, तो वो कौन सा कुछ हिस्सा है देख लेते हैं। इस एक्सप्रेसवे के 2 खंड दिल्ली दौसा लालसोट खंड, ठीक है, दौसा है क्योंकि इसलिए पढ़ लेते हैं, जो दिल्ली और जयपुर एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, और वडोदरा अंकलेश्वर खंड जो कि वडोदरा को भरूच के आर्थिक केंद्र से जोड़ता है, इसको मार्च 2022 तक यातायात के लिए खोले जाने की संभावना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मार्च 2022 तक जो है वो ओपन किया जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान और DME के अंदर क्या कनेक्शन है उसको पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो इसको तो पूरा ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो देखिए राजस्थान के अंदर ये जो है 374 किलोमीटर का जो है राजस्थान से होकर के गुजरेगा, ये हमने देख लिया था। राजस्थान में लगभग 16,000 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर व्यय किया जाएगा, और इस कॉरिडोर में अन्य जो ज़िले आते हैं जो हमने पहले पढ़े थे, उनके अलावा जो अन्य जो ज़िले ऐड होंगे वो है अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। आप देखेंगे कि अगर आपने राजस्थान का नक्शा देखा होगा तो यहाँ पर ईस्ट के अंदर ये आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये ईस्ट में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर आने वाले ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो देखिए ये है अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। इन ज़िलों से होकर के जो है ये यहाँ से गुजरेगा। और इसमें देखिए कई चीज़ें और भी दे रखी है कि जैसे इसमें एक इंटरचेंज
जो है राजमार्ग बना करके ऐसा कोई कॉरिडोर, कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि दौसा के पास में जो है वो स्थित है, जो एक्सप्रेस वे को मौजूदा आगरा जयपुर हाईवे जो है उसको उससे जोड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है तो यहाँ पर हमारे जो ऑलरेडी कई सारे जो हाईवे बने हुए हैं उसको भी जो है इंटरलिंक करने का काम करेगा। अब देखिए, संपर्क मार्ग दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे को पूरा करने और दिल्ली व जयपुर के बीच आवागमन समय को 4 घंटे से घटाकर 2 घंटे से कम करने के लिए बांदीकुई से जयपुर के लिए एक अतिरिक्त संपर्क मार्ग की योजना भी इसमें लाई गई है। ठीक है, फिर है क्योंकि ओवरऑल आपने को टाइम कम करना ही तो इसमें मेन लक्ष्य है कि भाई दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक में जो भी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें टाइम जो है उसको रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर एक एक जगह का टाइम रिड्यूस होगा तभी तो ओवरऑल टाइम रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे है उसके अंदर भी टाइम पीरियड जो है वो कम करने के लिए ऐसा मार्ग जो है वो बनाया जाएगा। फिर देखिए, यह एक्सप्रेस वे विश्व प्रसिद्ध अभयारण्यों जैसे कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में है और जो चंबल अभयारण्य है वहाँ से होकर के जो है ये गुजरेगा। और पीछे हमने पढ़ा ही था कि जो हमारा जो ये मुकुंदरा हिल्स है वहाँ से भी इसका जो है वो ओवरब्रिज जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर देखिए, चाकन बांध के पार एक प्रतिष्ठित 1100 मीटर चाकन बांध के पार एक प्रतिष्ठित 1100 मीटर लंबाई ऊंचाई के खंड एलिवेटेड स्ट्रेच की योजना बनाई गई है जो एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण जो है वो होगा। ये चाकन बांध किस तरफ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, मुझे नहीं पता चाकन बांध कहाँ है, आप मुझे बताएंगे चाकन बांध किधर है। ठीक है, फिर देखिए, राज्य में जो बाणगंगा नदी, बनास नदी, मेज नदी और चंबल नदी पर पुल जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब इसकी अवधि क्या है, टाइम पीरियड देख लेते हैं कि राजस्थान राज्य में सभी पैकेज यानी कि दिल्ली जयपुर लालसोट खंड के साथ 214 किलोमीटर जो है ये यानी कि इतना किलोमीटर का जो ये एरिया है इसको 2022 तक पूरा करेंगे और यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। लालसोट से कोटा तक के जो शेष खंड है उसको मार्च 2023 तक के लिए जो है वो ओपन किया जाएगा। तो ये इसमें कुछ बातें हैं। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की शुरुआत जो है 9 मार्च 2019 को आधारशिला रखने के साथ में हुई थी, तो ये भी ज़रा हम याद रख लेंगे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, RS मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से इसको पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, जो भारत का विद्युत क्षेत्र में अग्रणी एक NBFC है। NBFC बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो इकोनॉमिक्स में कहते हैं बैंकिंग वर्क करने वाले और NBFCs ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो NBFCs के बारे में आप वहाँ पढ़ेंगे। तो एक NBFC है जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसने जो है पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया है। ठीक है, तो ये पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है, यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड। एक आपने मसाला बॉन्ड का नाम भी सुना होगा, इसके ऊपर UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2016 या 17 में क्वेश्चन था मसाला बॉन्ड के ऊपर। मसाला बॉन्ड होता है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ठीक है, जिसमें रुपीज़ के अंदर जो है उसको ट्रेड किया जाता है। तो ये जो है यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड है और ये किसने जारी किया है, NBFC। इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड है और 2021 को जो है इसको जारी किया गया था। फिर देखिए, रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 में बैंक जमा के आंकड़े जो है वो जारी किए हैं। बैंकों में जो डिपॉजिट्स आई हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर, उनके कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार चालू खातों और बचत खातों, एक तो होता है करंट अकाउंट और एक होता है हमारा सेविंग अकाउंट, उसमें उच्च वृद्धि के कारण बैंक जमा राशि में वित्तीय वर्ष के दौरान 11.9% वर्षा जो है इसमें वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह जो है वो 8.8% थी। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, जमा के अंदर जो है हमारे क्या हुई है, वृद्धि हुई है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जमा राशि की हिस्सेदारी में पिछले वर्ष जो है 41.7 से बढ़कर 43.7 हो गई है। यानी कि इनके अंदर जो जमा राशि है वो कितनी बढ़ी है, 41.7 से अभी 43.7 हो गई है। उसके अलावा देखिए कई सारी कैटेगरीज है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वहाँ से कितनी क्या हिस्सेदारी है, ये सारी चीज़ें हैं। इतना कुछ जो है वो इसमें आंकड़ों के अंदर जो है उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखते हैं 3 प्रमुख जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, इनके पास वित्त वर्ष 2022-21 के दौरान घरेलू क्षेत्र की कुल बकाया जमा राशि का 1/3 और वृद्धिशील जमा राशि में 40% से अधिक हिस्सा जो है वो था। तो ये कुछ बातें हैं इसके अंदर, तो देख लेना आप। फिर है अंकटैड ने जारी की 2021 की व्यापार व विकास रिपोर्ट। मैंने एक रिपोर्ट और बताई थी अंकटैड की जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और दूसरा एक और रिपोर्ट इसने जारी की है जिसका नाम है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट।
ठीक है। व्यापार व विकास रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, फ्रॉम रिकवरी टू रिजिलियंस द डेवलपमेंट डायमेंशन, ठीक है। पुनर्प्राप्ति से लचीलेपन तक विकास आयाम, ये इसका नाम है। इसका ये 40वां संस्करण है और इसको अंकटैड ने जारी किया है। और इसके अनुसार जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें 5.3% की वृद्धि के साथ वापस जो है वो उछाल आएगा और लगभग 50 वर्षों में ये सबसे तेज़ होगा। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें जो है वो इसके अंदर कही जाती हैं। सारी बातें आपको जो है इसके अंदर नहीं देखनी है। तो ऐसे ही इसने जो है भारत में कुछ वृद्धि का अनुमान दिया, जैसे यहाँ पर इसने अमेरिका में वृद्धि का अनुमान दिया है, चीन में वृद्धि, और भारत में कहता है कि भारत ने वर्ष 2020 में 7% के संकुचन का अनुभव किया है। तो इसने वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 1.9% की मजबूत तिमाही वृद्धि दर जो है वो दर्ज की है। फिर जो है 6.7 की वृद्धि दर जो है आगे 2022 में देखने को मिलेगी। तो 6.7 की जो धीमे विकास दर के बावजूद भारत अगले वर्ष विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था जो है वो बना रहेगा। तो ये कुछ बातें जो है इसके अंदर कही गई हैं। फिर है विश्व बैंक का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रकाशन बंद करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसके ऊपर 2015 में यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था वो, कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर इस पर कई सारी जो कहते हैं अनियमितताओं का आरोप लगाए कि आप जो है फेवरेटिज्म करते हो, भेदभाव वगैरह करते हो, तो इसीलिए इसने जो है इसको बंद करने का निर्णय लिया है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जो है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है और वो न्यूज़ है ब्रिक्स देशों से संबंधित। ब्रिक्स देशों के बारे में आपको पता ही है, ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं, इसका नाम मैं अब नहीं बताऊंगी आपको। इनकी एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है। अब ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है हम जो है 3 नए देशों को भी शामिल करेंगे। इस बैंक में जो हिस्सेदारी है वो 3 नए देशों को भी देंगे। कौन कौन से नए देश हैं? तो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश तो अपना पड़ोसी है। एक है संयुक्त अरब अमीरात जो कि अरब प्रायद्वीप का देश है, और तीसरा है उरुग्वे, ठीक है। उरुग्वे कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। तो इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और इससे पहले तो 5 देश ऑलरेडी थे ही, और 3 को और शामिल करके 8 हो गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और शंघाई चाइना के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। फिर है प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का जो माई जीओवी इंडिया है उसने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमों के लिए जो है प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज जो है उसको शुरू किया है। तो ये हमारा जो IT डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको स्टार्टअप्स के लिए स्टार्ट किया गया है। तो ये थी हमारी आज तक की जो है क्या कहते हैं उसको आर्थिक न्यूज़। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को। क्योंकि प्रादेशिक परिदृश्य थोड़ा सा क्या है बड़ा है, तो हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चाहे आप कितना भी कर लीजिए, मतलब 3-4 वीडियो तो है ऑलरेडी आराम से जो है इसके बन ही जानते हैं। मैगजीन क्योंकि 60 पेजेस की होती है, लेकिन हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग ही जाता है। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रादेशिक परिदृश्य और उसके बाद में पुरस्कार सम्मान और जो लेटर ऑन जो चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।